हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वायुमंडलीय अपवर्तन की स्टडी करेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, यह अपवर्तन के एग्जाम्पल से संबंधित दूसरा वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे जल में डूबी पेंसिल का तिरछा दिखाई देना, आभासी गहराई कम प्रतीत होना इत्यादि का अध्ययन किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण पाया जाता है इसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये जो गैसों का आवरण होता है इसे हम बोलते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फियर। अब क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल, इसका निर्माण सिर्फ वायु से हुआ है, तब वायुमंडल में अपवर्तन कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे वायु की डेंसिटी कम हो जाती है, क्वेश्चन आता है वायु की डेंसिटी कैसे कम हो जाती है या अधिक हो जाती है। तो आंसर आता है कि जो वायु की डेंसिटी या घनत्व होता है वह तापमान के साथ बदलता रहता है। वायु की डेंसिटी या घनत्व तापमान के साथ बदलती रहती है और जब वायु की डेंसिटी अधिक होती है, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये वायुमंडल है और इस वायुमंडल में यदि हम दो स्तर ले लेते हैं, ये पहला स्तर डॉट 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 वाला और ये दूसरा स्तर, ये वाला पहला स्तर और ये वाला दूसरा स्तर। तब जो पहला स्तर है, यदि हम माने कि पहले स्तर की डेंसिटी अधिक है, यहां पे थोड़ा और समझ लें कैसे परिवर्तित होती है डेंसिटी, तापमान के साथ कैसे बदलती है। जब तापमान अधिक होता है तब डेंसिटी कम होती है और जब तापमान कम होता है तब डेंसिटी अधिक होती है। अर्थात ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होती है। कम डेंसिटी की वायु विरल होती है, कम घनत्व वाली वायु, डेंसिटी का सघनता और विरलता से संबंध है। मतलब टेम्परेचर वायु को कब सघन माध्यम में बदल देता है और कब विरल माध्यम में बदल देता है। कम घनत्व वाली वायु या गर्म वायु विरल होती है या गर्म वायु विरल माध्यम में आती है, पहला पॉइंट। और अधिक घनत्व वाली वायु या ठंडी वायु अधिक घनत्व वाली वायु या ठंडी वायु सघन माध्यम के रूप में आती है। तो क्लियर है, पहला जो वायु धरती या पृथ्वी के पास होती है ये सघन माध्यम में होती है, ठंडी वायु होती है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं वायु की जो डेंसिटी होती है वह कम होती जाती है और वायु विरल माध्यम में बदलती जाती है। तो क्लियर है, वायुमंडल में भी सघन माध्यम और विरल माध्यम
क्रमानुसार उपस्थित होते हैं। पहले गर्म वायु, ठंडी वायु, गर्म वायु, इस तरह से वायुमंडल में वायु की सघन माध्यम वाली परत और विरल माध्यम वाली परत, विरल माध्यम वाली परत, सघन माध्यम वाली परत, इस तरह से बनती जाती हैं। तो क्लियर है कि ये परतें वायुमंडल में अपवर्तन उत्पन्न करती हैं और इसी के आधार पर हम वायुमंडलीय अपवर्तन को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। वह अपवर्तन जो वायुमंडल के कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। या इसके लिए हम बोल सकते हैं कि वह अपवर्तन जो वायुमंडल में होता है वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। एक सिंपल डेफिनेशन होती है। वायुमंडल में होने वाला अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में अपवर्तन क्यों होता है, तो इसका मैं आंसर आपको बता चुका हूं कि वायुमंडल में वायु की सघन और विरल परतें उपस्थित होती हैं जिनसे जाने वाले प्रकाश में अपवर्तन होता है, अतः वायुमंडल के कारण भी अपवर्तन होता है। ये इसकी डेफिनेशन थी। वायुमंडल में होने वाला अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस वायुमंडलीय अपवर्तन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वह निम्न है। इसका जो पहला एग्जाम्पल आता है वह आता है, हमें वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जाम्पल लेना है, तो पहला इसमें आता है तारे का टिमटिमाना या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारे का टिमटिमाना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब स्टूडेंट्स, अभी यदि पहले आपसे यही पूछा जाए कि तारे का टिमटिमाना किसे कहते हैं या आप तारे के टिमटिमाने से क्या अर्थ लगाते हैं या क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होता है कि तारे से जो प्रकाश आता है और जो हमारी आंखों में पहुंचता है उस प्रकाश की मात्रा का कम या अधिक होना तारे का टिमटिमाना कहलाता है। तारे से आने वाली, टिमटिमाने का अर्थ होता है तारे से आने वाले प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन। कहाँ आने वाले? आंखों में आने वाले। तारे से जो प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है उसकी मात्रा में जो परिवर्तन होता है, कभी हमारी आंखों में ज्यादा प्रकाश आता है, कभी हमारी आंखों में कम प्रकाश आता है, जिसके कारण हमें तारा कभी तेज चमकता हुआ दिखाई देता है और कभी कम चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम तारे का टिमटिमाना कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमें तारे के द्वारा जो प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है वह कांस्टेंट या एक समान क्यों नहीं दिखाई देता है, तो इसका आंसर है मात्रा का। यहां पे थोड़ा आप इसको ये स्टेट सेंटेंस पूरा कर लें। मात्रा का कम अधिक होने के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारे का तेज, तेज से मतलब होता है अधिक। तारे का अधिक व कम चमकना तारे का टिमटिमाना कहलाता है।
तारे का टिमटिमाना कहलाता है। इसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका रीजन होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है या पृथ्वी है, और इस पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर तारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तारा है और यहाँ पर कुछ वायु की परतें होती हैं इस तरह से। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल कभी भी स्थिर नहीं होता है। यदि वायुमंडल स्थिर होता तब कभी भी हवा नहीं चलती और आंधियां वगैरह भी नहीं आती। आंधियां वगैरह आने का कारण दाबांतर होता है, इसकी स्टडी हम अलग से करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर संवहन धाराएं चलती हैं, एडी करंट। संवहन धाराएं चलती हैं। संवहन धाराएं, इसका अर्थ होता है कि जिस स्थान की वायु गर्म हो जाती है वह वायु ऊपर उठ जाती है या ऊपर चली जाती है, और ऊपर स्थित ठंडी वायु नीचे की ओर चली आती है, और जो ऊपर की गर्म वायु है पूरा सेंटेंस हो जाता है, ठंडी वायु गर्म होकर ऊपर चली जाती है और ऊपर स्थित गर्म वायु जब ठंडी हो जाती है तब यह नीचे चली आती है। ये क्रम लगातार चलता रहता है। जब एक क्रम चलेगा तो आपको यहां पे थोड़ा ध्यान देना है कि जब ठंडी वायु है तो इसका मतलब सघन माध्यम है, गर्म वायु ऊपर है तो ये विरल माध्यम है। इसको आप यहां पे समझ लें, ये सघन, ये विरल, ऊपर विरल और नीचे सघन। ये माध्यम आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं, सघन माध्यम विरल माध्यम में और विरल माध्यम सघन माध्यम में। इस प्रकार से ये बदलते रहते हैं। संवहन धाराओं के कारण वायुमंडल की जो परतें होती हैं उनकी प्रवृत्ति बदलती रहती है। कभी वायुमंडल की एक परत सघन माध्यम का काम करती है तो कभी विरल माध्यम का कार्य करती है। इस कारण जो तारे से प्रकाश आता है वह प्रकाश कभी इस तरह से आया, तारे से प्रकाश आप यहां पे बना दें तारा, तो कभी ये अभिलंब की ओर चला जाता है और कभी ये अभिलंब से दूर हट जाता है। इसको अलग कर दें और इस तरह से ये तारा हमारी आंखों में पहुंचता है, तारे का प्रकाश हमारी आंखों में पहुंच जाता है। तो यह तारे का प्रकाश बैंड होता हुआ आता है विभिन्न माध्यमों से। तो जो प्रकाश आंखों में पहुंचता है वह प्रकाश हमें लगातार नहीं पहुंचता प्रतीत होता है, बल्कि रुक रुक कर आता प्रतीत होता है। कभी हमारी आंखों में अधिक प्रकाश आ जाता है, कभी हमारी आंखों में कम प्रकाश आता है। इस कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए या चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद एक जो दूसरा वायुमंडलीय अपवर्तन है वह होता है ग्रह और उपग्रह जैसे चंद्रमा। ये चमकते हुए या टिमटिमाते हुए दिखलाई नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जो पहला क्वेश्चन था इसके जो मैनोमिक्स है वो आपकी क्लियर है। तारे चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण प्रकाश की कम और अधिक मात्रा का आंखों में पहुंचना, ये इसका
मुख्य कारण होता है। लेकिन जो ग्रह होते हैं या उपग्रह होते हैं, ग्रह और उपग्रह जैसे चंद्रमा, ये नहीं टिमटिमाते हैं। तो इसमें से कुछ फैक्ट काम करते हैं कि ये टिमटिमाते क्यों नहीं है। इसका पहला फैक्ट होता है, ग्रह और उपग्रह इनकी तारों की तुलना में कम दूरी, तारे अधिक दूरी पर होते हैं और ये कम दूरी पर होते हैं। और दूसरा इसका कारण होता है कि तारे आकार में बड़े होते हैं ग्रह और उपग्रह से, लेकिन इनकी दूरी इतनी ज्यादा होती है कि हमें ये काफी छोटे दिखाई देते हैं, जबकि जो ग्रह और उपग्रह होते हैं वो हमें कम दूरी होने के कारण अधिक बड़े दिखाई देते हैं। इनकी कम दूरी, और नंबर दूसरा होता है इनका बड़ा आकार। बड़ा आकार क्योंकि ये पास में होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों फैक्ट किस प्रकार से संबंधित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, तारों की तुलना में ग्रह या उपग्रह कम दूरी पर होते हैं, इस तरह से, तब इनके बीच से जो प्रकाश आता है या इनका जो प्रकाश आता है, ग्रह उपग्रह इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड प्रकाश आता है वह पास से आता है, नंबर 1, तो उतना ज्यादा अपवर्तन नहीं हो पाता है। और दूसरा, जो इनका बड़ा आकार होता है, इनसे आने वाला प्रकाश इतना अधिक होता है कि इनसे आने वाले प्रकाश में हम कम मात्रा और अधिक मात्रा का अंतर नहीं कर पाते हैं। बड़े आकार के कारण इनसे आने वाले प्रकाश की मात्रा अधिक होती है। प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, जिसमें हम अपवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं, अतः ये टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। आप यदि बुक्स देखेंगे तब उसमें इसको बिंदु स्रोत के रूप में बताया गया है। तारा एक बिंदु स्रोत होता है और ग्रहों के लिए बहुत सारे बिंदु स्रोत से मिलकर बना माना जाता है, और जो एक सारे बिंदु स्रोतों से आने वाला प्रकाश होता है उसकी औसत मात्रा अपवर्तन के कारण शून्य मान ली जाती है, जिसके कारण हमें ये ग्रह और उपग्रह वगैरह चमकते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ये सिंपल था और अपवर्तन से ही रिलेटेड था। इसके बाद इसमें जो थर्ड क्वेश्चन आता है वह आता है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। क्वेश्चन आता है अग्रिम सूर्योदय यानी सूर्य का पहले दिखाई देना, विलंबित सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त के बाद भी, सनसेट के बाद भी सूर्य का दिखाई देना क्या कहलाता है? विलंबित सूर्यास्त। नंबर 1, अग्रिम सूर्योदय, एडवांस सनराइज। एडवांस सनराइज क्या होता है? सूर्य का
सूर्योदय से पहले दिखाई देना। सूर्य का सूर्योदय से पहले अग्रिम सूर्योदय कहलाता है। वास्तव में जो सूर्य होता है हमें सूर्योदय होने से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये दिखाई देता है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये हो जाती है अर्थ या पृथ्वी, ये हो जाती है क्षितिज, जहां से और यहां पर जो सूर्य के चारों ओर, सूर्य नहीं, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल की परतें होती हैं, लेयर होती हैं, वह इस प्रकार से होती हैं। पृथ्वी के जो पास वाली परत होती है वह परत सघन होती है, सघन माध्यम के रूप में कार्य करती है, और जो दूर वाली परत होती है वह विरल माध्यम के रूप में कार्य करती है। 1 2 3 4 5 6। यदि पहली परत सघन है तब दूसरी विरल होगी। ये विरल वाली जो परत होती है तीसरी वाली परत के सापेक्ष ये सघन हो जाएगी, और चौथी वाली परत यहाँ पर विरल हो जाएगी। नेक्स्ट परत के लिए ये विरल परत सघन माध्यम का कार्य करेगी। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। या आप इसको सिंपल वे में यदि बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तब आपको सिर्फ एक लाइन यूज करनी है कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल की परतों से पृथ्वी के पास वाली परत सघन होती है और दूर वाली परतें विरल माध्यम की तरह कार्य करती हैं। तो आपको यहां पर लिखना है विरल, और यहां पर लिखना है सघन। विरल और सघन। यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, सूर्य यहां पर है, तब सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तब यह लगातार अभिलंब की ओर झुकती चली जाती है। इस तरह से ये झुकती चली जाती है। थोड़ा इसको और ऊपर से हम बना देते हैं, इस तरह से इसको बना देते हैं, तभी अभिलंब की ओर झुकती जाएगी और यहाँ उपस्थित व्यक्ति की आंखों में पहुंचती है। तभी प्रकाश की किरण उसको यहां से सीधी आती हुई दिखाई देती है, यहां से आती हुई दिखाई देती है। ये लगातार किरण इस तरह से झुकती चली जाएगी और उसको सामने से आती दिखाई देगी। तो उसको जो सूर्य जो कि क्षितिज के नीचे था, अब उसको ये वाला सूर्य क्षितिज के, ये क्षितिज था, इसके ऊपर दिखाई देता है। ये होता है अग्रिम सूर्योदय। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसका जो की पॉइंट होता है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और जिसके कारण अभिलंब से नहीं, रियर टू डेंसर, जिसके कारण यह
अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती जाती है या झुकती जाती है, और एक किरण श्रोता दर्शक की आंखों में पहुंचती है तो उसको सूर्य ऊपर की ओर दिखाई देता है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखें, यदि कहीं मिसमैच हो गया हो तो उसको क्लियर कर लें, या कुछ वर्ड निकल गया हो तो उसको भी आप क्लियर कर लें। विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ती जाएगी। इसी प्रकार दूसरी घटना होती है विलंबित सूर्यास्त, डिलेड सनसेट। तो स्टूडेंट्स, जो रीजन अग्रिम सूर्योदय का है वही रीजन विलंबित सूर्यास्त का है, डिलेड सनसेट का है। अब क्वेश्चन आता है कि विलंबित सूर्यास्त क्या कहलाता है? विलंबित सूर्यास्त, डिलेड सनसेट, डिलेड सनसेट, अर्थात सूर्यास्त के बाद भी, अर्थात सूर्य के डूबने के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, सूर्य के डूबने के बाद भी या छिपने के बाद भी सूर्य का दिखाई देना विलंबित सूर्यास्त कहलाता है। सूर्य के छिपने के लगभग 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। कितनी देर तक दिखाई देता है? 2 मिनट तक। इसी प्रकार सूर्योदय के पहले से लगभग कितने समय पहले? 2 मिनट पहले से भी हमें सूर्य दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो एक दिन में कुल 4 मिनट का डिफरेंट आ जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त से। इसका भी रीजन वही होता है, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। इसका जो रीजन है आप इसको समझें। अर्थ, इसके चारों ओर जो परतें होती हैं इस तरह से, और यहां पर ये क्षितिज कहलाता है, और यहां पर होता है ये सूर्य। यहाँ पर सघन माध्यम होता है पृथ्वी के पास, और दूर की तरफ विरल माध्यम होता है। इससे आने वाली प्रकाश की किरण जब इस तरह से पड़ती है, ये अभिलंब बना लें, अभिलंब की ओर ये झुकती जाती है इस प्रकार से ये लगातार, और यहाँ पर खड़े हुए किसी दर्शक की आंखों में पहुंच जाती है। तो इसे ये सूर्य यहाँ पर सामने दिखाई देता है, जबकि वास्तव में सूर्य सूर्यास्त हो चुका होता है। विरल से सघन माध्यम में जा रही है किरण, तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकती जाएगी और दर्शक की आंखों में पहुंचती है, तब उसे वह सूर्य क्षितिज के नीचे ना दिखकर क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है। इसे हम बोलते हैं डिलेड सनसेट या विलंबित सूर्यास्त। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है इसकी भी स्टडी आसानी से कर ली है। जो ये डायग्राम है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब ये क्लियर बनते हैं।
और एग्जाम में आप इसको एक सिंपल लेयर के द्वारा बना दें। यहां पर ये सिर्फ एक सिंगल लेयर ले लें और ये दोनों यहां से जोड़ दें, इसको यहां पे जोड़ दें, तब आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है। दोनों का रीजन एक है और जो कॉन्सेप्ट है वह होता है ब्रेल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ना। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है इसकी स्टडी कर ली है। ये सिंपल थी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसके लिए लाइक करें और इसको कंटेंट के लिए आपस में शेयर करें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और यह हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे गर्म क्षेत्रों में मरीचिका बनाता है और ठंडे क्षेत्रों में भी ये एक मरीचिका बनाता है। हम इसकी भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।